ग्रेविटेशन चैप्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बात तो श्योर है, 4 नंबर का एक सवाल तो फंसेगा ही फंसेगा ग्रेविटेशन से और केपलर लॉ से भी आ सकता है। तो आइए इस छोटे से वीडियो में वो 4 नंबर सिक्योर करते हैं, केपलर लॉ समझते हैं फटाफट, जल्दी और वो भी बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला केपलर लॉ ये बोलता है कि भाई देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और वो प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं वो हमेशा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे होंगे जिसमें सन किसी ना किसी एक फोकल पॉइंट पे होगा। अब जैसे मान लो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट देखो इस तरीके से एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा और एक एलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, सेंटर एक ही होता है। तो मुद्दे की बात सिंपल ये है कि किसी भी एक फोकस पे, यहाँ पे किसी भी एक फोकस पे आपका सन रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में सबसे पहले जरा एलिप्स की जानकारी लेते हैं। एलिप्स में ये जो लंबा वाला एक्सिस देख रहे हो ना, इसको मेजर एक्सिस कहा जाता है। ये जो छोटा वाला एक्सिस देख रहे हो इसको माइनर एक्सिस। लोग समझते हैं पूरा एक्सिस है, अरे नहीं भाई, इतना सा ये लेंथ। अगर माइनर एक्सिस की लेंथ पूछोगे तो ये लेंथ आ जाती है, मेजर एक्सिस की लेंथ पूछोगे ये आती है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ पे दी हुई है 2a है और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है ये 2b है। क्लियर है, ये 2b दी हुई है। अब सुनो ध्यान से, इस मोशन में आप ध्यान दोगे कि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब प्लैनेट उस सन के सबसे ज्यादा करीब हो। आप बोलोगे नहीं सर ये वाला पॉइंट है, वो डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया है, हालांकि थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन सबसे करीब ये वाला पॉइंट होता है जहां पे प्लैनेट होता है और सबसे दूर भी एक पॉइंट होता है जब प्लैनेट यहां पे होता है। इसको हम एपीहिलियन और इसको हम पेरिहिलियन पॉइंट बोलते हैं। आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये वाला पॉइंट पेरिहिलियन पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट बेटा? पेरिहिलियन पॉइंट। और ये वाला पॉइंट एपीहिलियन पॉइंट कहलाता है। पेरिहिलियन पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे प्लैनेट अपने सन से सबसे ज्यादा नजदीक हो। एपीहिलियन पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट जहां पे जो प्लैनेट है वो अपने सन से सबसे ज्यादा दूर हो। और दूसरी चीज सुनो, एलिप्स में एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसे कहते हैं ई, और ई होती है इसेंट्रिसिटी। अब ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो, इसेंट्रिसिटी बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिफाइन करता है कि आपका ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये कोनिक सेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, वो सर्कल से कितना अलग है। मतलब सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है, इसका इसेंट्रिसिटी अगर एलिप्स की बात करूं तो ये लेसर देन 1 होता है, इसका इसेंट्रिसिटी लेसर देन 1 होता है। ठीक है, पैराबोला का ई इक्वल टू 1 होता है और हाइपरबोला का ई इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो समझने की बात बस इतनी है कि इसेंट्रिसिटी दी रहेगी और इसेंट्रिसिटी के हिसाब से जो फोकस पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं कि अगर आपका सेंटर 0,0 पे सिचुएटेड है, अगर आपका सेंटर 0,0 पे सिचुएटेड है तो इसका एक फोकस जो होगा ना -ae,0 और दूसरा फोकस +ae,0, यानी ये दूरी हो गई ae। तो आप बताओ कि जो पेरिहिलियन पोजीशन पे प्लैनेट रहेगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? भाई देखो ये डिस्टेंस तो a है, ये पूरा कितना था? ये पूरा 2a था, है कि नहीं? सेमी मेजर एक्सिस 2a था, तो इसका आधा a हो गया। तो इसमें से a ही घटा दोगे तो ये a माइनस a ही हो जाएगा और इसमें a जोड़ दोगे तो a प्लस a। यानी जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड पेरिहिलियन पॉइंट होता है वो a माइनस a ही होता है और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एपीहिलियन पॉइंट जो होता है वो a प्लस a होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। ये पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ बड़ा सिंपल है। दूसरा लॉ वेलोसिटी की बात करता है। कौन सी वेलोसिटी सर? एरियल वेलोसिटी। दूसरा लॉ बोलता है कि जब कभी भी कोई प्लैनेट किसी सन के अराउंड मूव करता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी कौन सी? काय का एरिया? सर देखो, जो भी वेक्टर आपका प्लैनेट और सन को जोड़ रहा होगा ना, वो जितना भी एरिया कवर करेगा किसी टाइम टी में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो ये एरिया उसने 10 दिन में कवर किया, 10 डेज में, करेक्ट? तो उतना ही इक्वल एरिया यहां पे वो एरिया वेक्टर 10 डेज में करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सेकेंड लॉ बोलता है। अच्छा, सेकेंड लॉ से ही एक डिराइव्ड रिजल्ट होता है जो कि हम रोटेशनल मोशन में पहले ही समझ चुके रहते हैं, बट क्योंकि स्टेटमेंट है तो पता होना चाहिए, और वो है कि सेकेंड लॉ ऑफ केपलर ऑल्सो प्रूव्स दैट एंगुलर मोमेंटम इन प्लैनेटरी मोशन इज कंजर्व्ड। यानी कि जब कभी भी सन के चारों तरफ प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। और इसका रीजनिंग रोटेशनल मोशन से भी समझ सकते हैं। इकलौता फोर्स लग रहा है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, नेट टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तीसरे लॉ पे चलते हैं। तीसरा लॉ सिंपल सा है, बोलता है सर देखो, प्लैनेट मूव तो कर रहा है, हाँ, और उसका एक टाइम पीरियड भी होगा। बिल्कुल सही बात। तो जो टाइम पीरियड होगा ना सन के आसपास घूमने का, जो टाइम पीरियड रहेगा सन के चारों तरफ घूमने का, वो टाइम पीरियड t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ के बराबर होगा।
अब ए क्यूब क्या है, ए क्यूब क्या है, तो ए क्यूब बेसिकली क्या हो जाता है, ए क्यूब यहां पे आपका जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, जो सेमी मेजर एक्सिस, देखो यहां पे सन हो गया, ये आपका सन हो गया, ठीक है। और ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये ए होती है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये ए होती है, सेमी मेजर एक्सिस, करेक्ट है। तो जो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है, टाइम स्क्वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यूब, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस के होल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, हो गए तीनों लॉ। आओ एक सवाल कर लेते हैं। द पीरियड ऑफ सरफेस, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सरफेस सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर। सर क्या सैटेलाइट प्लैनेट में वैलिड है? हाँ बिल्कुल है, इज टी। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट्स अराउंड द सेम प्लैनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r। अब देखिए यहाँ पे सिंपल चीज है, वही सिनेरियो को घुमा फिरा के बोल दिया है, टी स्क्वायर क्योंकि आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 इज टू T2 का होल स्क्वायर, मैं बोल दूंगा R1 इज टू R2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, सॉरी होल क्यूब के बराबर होगा। अब T1 की वैल्यू कितनी दी है सर? T दी है, T2 निकालना है सर, ओके। और R कितना दिया है सर? R1 R है, ये 3R है, इसका होल क्यूब, और यहां से स्क्वायर रूट भी ले जाओ तो इसका स्क्वायर। क्लियर है? डन डन, बिल्कुल सही सर। R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/3 क्यूब, T उधर ले जाओ तो T2 इधर आ गया, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 3/2 इंटू टी। अब 3 क्यूब हो जाएगा आपका 27, 27 का अंडर रूट 3√3 होता है, यानी T2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3√3 टाइम्स T आ रही है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो एक सवाल और है, और ये एक सवाल आप लोग करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर से आ रहा है, इसका आंसर सॉल्व करना, मुझे आंसर में बताना, कमेंट में बताना, जो भी इसका करेक्ट आंसर है वहीं पे हम सही आंसर इसका सॉल्व करेंगे। आप प्लीज इसको सॉल्व करना। बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस छोटे से टाइम इंटरवल में हमने केपलर लॉ जाना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय।